मैं सारिका क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। हम मध्यकालीन इतिहास को डिस्कस कर रहे थे। उसी के क्रम में हम लोगों ने कुतुबुद्दीन ऐबक, आराम शाह और इल्तुतमिश इनको डिस्कस कर लिया था। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि इल्तुतमिश ने अपनी मृत्यु से पूर्व ही रजिया को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। उसके बाद 1236 में इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद उसका पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठता है। रुकनुद्दीन फिरोज शाह, जिसे कि फिरोज शाह कहते हैं, तो फिरोज शाह एक अयोग्य शासक था, जिस वजह से इसके शासनकाल में इसकी मां शाह तुर्कान, शाह तुर्कान ने सारा राजकाज संभाला। शाह तुर्कान की नीतियां बड़ी विचित्र थी। मीन्स कि उसकी नीतियों से जो अमीर थे, उलेमा वर्ग थे, वो परेशान थे। तो इसलिए फिरोज शाह को गद्दी से हटा करके रजिया को शासिका नियुक्त किया जाता है। उस समय एक महिला को शासिका बनाना बहुत ही बड़ी बात थी। जब रजिया को इल्तुतमिश ने उत्तराधिकारी अपना नियुक्त किया तो जो अमीर वर्ग थे, उलेमा थे, वो काफी नाराज थे, क्योंकि एक महिला को, एक लड़की को शासिका घोषित करना, उत्तराधिकारी नियुक्त करना, वो भी अपने पुत्रों के रहते हुए एक नया कदम था, और जिसकी वजह से इन सभी लोगों ने बहुत ही ज्यादा विरोध किया। लेकिन इल्तुतमिश इन सबको समझाने में सफल हुए और अंततः रजिया को सुल्तान बनाने के लिए उलेमा वर्ग तैयार हो गया। तो अब फिरोज शाह को हटाने के बाद रजिया शासिका नियुक्त हो जाती है। रजिया को शासिका बनाने के पीछे ये जो अमीर, उलेमा और दल चालीसा के लोग थे, इनके अपने ही स्वार्थ थे। ये चाहते थे कि रजिया रहेगी एक नाम मात्र की शासिका और वास्तविक शासन करेंगे ये लोग, लेकिन हुआ कुछ और ही। तो अब देखते हैं कि रजिया ने अपना शासन कैसे संभाला और अपने इस छोटे से शासन में, क्योंकि रजिया ने सिर्फ 3 साल तक शासन किया था, तो इस छोटे से शासन में इतनी विरोधों के बावजूद कैसे अपने शासन को अच्छे से संभाला। अब देखते हैं कि रजिया ने अपने शासन को कैसे संभाला और अपने शासन में कुछ इंपॉर्टेंट जो ये पद हैं, इन पर किसे किसे नियुक्त किया। तो 1236 में रजिया सुल्तान नियुक्त की जाती है। उसके टाइम पर भटिंडा का गवर्नर था अल्तुनिया, जिसने रजिया का काफी साथ दिया। उसके बाद अमीरे याखुर एक पद का नाम है, इस पद पर बैठता है याकूत। अमीरे याखुर घोड़ों की जो अस्तबल का प्रधान बोलते हैं, अस्तबल का प्रधान। तो अस्तबल का प्रधान, तो अमीरे याखुर पद पे याकूत को नियुक्त किया जाता है। और अमीरे हाजिब एक पद होता है, जैसे पर्सनल सेक्रेटरी होता है ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि इस राजा से किसको मिलना है, किसको नहीं मिलना है, ये सारी चीजें कौन डिसाइड करता है? ये अमीरे हाजिब डिसाइड करता है। फिर आता है अमीरे शिकार। तो अमीरे शिकार के पद पर बलबन नियुक्त होता है। हम लोगों ने देखा था इल्तुतमिश के टाइम पर बलबन दल चालीसा का सदस्य था। अब ये धीरे धीरे अपनी स्थिति को मजबूत करता हुआ दिख रहा है। अब इस टाइम पर अमीरे शिकार के पद पर आ चुका है बलबन, और धीरे धीरे जब आगे के शासकों के टाइम पर बलबन को देखेंगे हम, तो इसकी स्थिति और मजबूत होती नजर आएगी। वैसे तो रजिया ने 3 वर्ष तक ही शासन किया, लेकिन अपने इस छोटे से शासन की कुछ अपनी अलग ही विशेषताएं थी। रजिया सुल्तान का जो शासन था वो कठिनाइयों से भरा हुआ था, क्योंकि इसने एक कठपुतली शासिका के रूप में अपने को नहीं देखा। उसने अपनी स्वतंत्र नीतियां चलाई। वो लड़कों की भांति काबा और कुलाह पहन करके महल में आने लगी। काबा होता है चोगा, जैसे कि जो कोट होते हैं वो चोगा, और कुलाह होती है टोपी। तो इसने पर्दा ना करके पूरा लड़कों की भांति दरबार में आने लगी, जिसकी वजह से, और स्वयं ही अभियानों का नेतृत्व भी करने लगी, जिसकी वजह से ये जो उलेमा वर्ग थे, क्योंकि ये चाहते थे कि ये कठपुतली बन के रहेगी, हमारे जो हम कहेंगे वो करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और फिर अमीरों ने लाहौर में, कहाँ पर? लाहौर में अपनी
सेना बनाना, एक अलग ही सेना बनाना स्टार्ट कर देते हैं। अब रजिया के खिलाफ षड्यंत्र स्टार्ट हो गया है और साथ ही रजिया पर मर्यादा उल्लंघन का आरोप लगाते हैं। कहते हैं कि जो रजिया है इसके अमीर आखुर पद पर जो तैनात है याकूत, इससे प्रेम संबंध है, जिसकी वजह से लाहौर में उपद्रव हो जाता है। अब इस विद्रोह को दबाने के लिए रजिया स्वयं दिल्ली से निकलती है, साथ में याकूत भी होता है। दिल्ली से जब निकलती है रजिया लाहौर के उपद्रव को, लाहौर के विद्रोह को दबाने के लिए, तो दिल्ली पर आधिपत्य जमा लेता है बहराम शाह। तो दिल्ली पर आधिपत्य जमा लेता है बहराम शाह। अब पूरी साजिश चल रही है कि किस तरीके से रजिया को गद्दी से हटाया जाए। अब दिल्ली की राजगद्दी पे बहराम शाह कब्जा कर लेता है। रजिया और साथ में ये जो याकूत है ये विद्रोह को दबाने के लिए लाहौर निकल चुके हैं और लाहौर के विद्रोह को दबाने में सफल भी होते हैं, लेकिन वापस फिर से जाते समय सरहिंद के रास्ते पर एक प्लेस पड़ता है सरहिंद। सरहिंद के पास फिर से उपद्रव हो जाता है, फिर से विद्रोह हो जाता है। जिस विद्रोह के दौरान, क्योंकि ये एक रणनीति के तहत सारी चीजें हो रही थी, तो अब सरहिंद में जब विद्रोह हुआ तो उसमें ये जो याकूत है ये मारा जाता है और रजिया को बंदी बना लिया जाता है। अब एक शासिका के बंदी होने के बाद सारे अपने अपने स्वतंत्रता का दावा करने लगते हैं। उधर जो भटिंडा का गवर्नर है अल्तुनिया, ये भी अपने को स्वतंत्र घोषित कर देता है और वहां पर भी एक तरीके से अब हर जगह विद्रोह स्टार्ट हो चुके हैं, विद्रोह शुरू हो चुके हैं। क्योंकि रजिया अब बंदी बना ली जा चुकी है, दिल्ली पर कोई मजबूत शासक नहीं है, तो सब अपने अपने को स्वतंत्र करने में लगे हुए हैं। तो भटिंडा के इतिहासकार बताते हैं कि भटिंडा का जो गवर्नर है अल्तुनिया, ये रजिया को एक प्रस्ताव भेजता है, अपने विवाह का प्रस्ताव, कि यदि रजिया उससे विवाह कर लेती है तो वो दिल्ली पर फिर से आक्रमण करने में उसकी मदद करेगा। जिसके तहत रजिया अल्तुनिया से विवाह कर लेती है और फिर से दोनों मिलकर के दिल्ली पर पुनः आक्रमण करते हैं अपने राज्य को वापस पाने के लिए, ताकि रजिया फिर से सुल्तान बन सके। परंतु वो असफल होते हैं क्योंकि विद्रोह बहुत बड़ा रूप धारण कर चुका था। तो अब इसमें रजिया की हार होती है और वापस भटिंडा जाते समय इन दोनों की मृत्यु कर दी जाती है डाकुओं के द्वारा। मीन्स रात में सोते समय कुछ डाकू इन दोनों की हत्या कर देते हैं। अब 1239 में रजिया की मृत्यु हो जाती है। इसने कुल मिलाकर 3 वर्ष शासन किया। अब हम देखते हैं कि रजिया इन विद्रोहों को दबाने में असफल क्यों हो गई। तो मिन्हाज उस सिराज एक व्यक्ति का नाम है, एक राइटर है जिसने अपनी पुस्तक एक लिखी है तबाकाते नासिरी। तो सिराज अपनी इस पुस्तक में लिखते हैं कि रजिया का एक महिला होना ही काफी था उसकी हार के लिए। देखिए उस समय स्त्री को शासिका के रूप में देखना ही नहीं चाहते थे लोग, इसलिए इतने विद्रोह हुए और रजिया का समर्थन किसी ने नहीं किया और कुल मिला के रजिया को हार का सामना करना पड़ा। अब इतिहास अपने को फिर से दोहराता है। कैसे? जब 1966 ईस्वी में ताशकंद समझौते के बाद लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो जाती है। उनकी मृत्यु के बाद इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाया जाता है, क्योंकि उस समय के जो दिग्गज नेता थे और कांग्रेस अध्यक्ष के कामराज ये चाहते थे कि इंदिरा गांधी एक प्रधानमंत्री की भूमिका निभाएगी और वास्तविक रूप से शासन करेंगे वो लोग। लेकिन इंदिरा गांधी इसका मुंह तोड़ जवाब देती हैं, क्योंकि अब काफी टाइम निकल चुका था। अब उसके सपोर्ट में भी बहुत सारे लोग थे और वो खुद की नीतियां बनाने में सफल रही। लेकिन यहाँ पर रजिया के साथ ऐसा नहीं हुआ, वो अकेली पड़ गई और उसको हार का सामना करना पड़ा। तो रजिया की मृत्यु के बाद उसका भाई बहराम शाह, जो कि जब दिल्ली से रजिया निकली थी विद्रोह को दबाने के लिए भटिंडा, तो उस टाइम पर ही बहराम शाह ने दिल्ली पर अपना अधिकार जमा लिया था। उसके बाद रजिया वापस आ ही नहीं पाती है, उसकी मृत्यु हो जाती है, उसकी मृत्यु कर दी जाती है। तो अब बहराम शाह शासक रहता है 1240 से 42 के बीच में। उसके बाद एक और शासक आता है मसूद शाह, जो कि 1242 से 46 तक रहता है।
उसके बाद नसीरुद्दीन महमूद, जो कि 1246 से 1265 के बीच में रहता है। ये जो 3 शासक थे, ये वास्तविक शासक ना होकर के एक कठपुतली का काम कर रहे थे, क्योंकि इनके टाइम पर जो वास्तविक अधिकार थे वो अमीर वर्गों के पास थे। जो अमीर वर्ग, उलेमा और दल चालीसा थे, इनके पास ही सारे अधिकार थे। उसके बाद एक मजबूत शासक बन के उभरता है बलबन। अब बलबन, जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि इल्तुतमिश के टाइम पे बलबन दल चालीसा का सदस्य था। अब और रजिया के टाइम पर अमीर शिकार के पद पर बैठा था। धीरे धीरे ये अपनी स्थिति को कैसे मजबूत बनाता है और कैसे एक शासक के रूप में उभर के आता है, तो बलबन के बारे में हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो फ्रेंड्स, अगर जो आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।